चलो आज देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने ए सेक्सुअल ख़त्म कर रखा है और ए सेक्सुअल ख़त्म हो गया। अब हम सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किन किन चीज़ों की नीड होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है। एडवांटेज भी हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, क्या क्या फ़ायदा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं। सच अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक उस टाइप का रिप्रोडक्शन थ्रू विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स are formed with the help of gametes by either single or double parents is known as सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझेंगे, ये कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हो। नए तो ये सेक्सुअल में भी प्रोड्यूस होते हैं। न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके हेल्प से? गैमिट के हेल्प से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि गैमिट के हेल्प से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंगल एंड डबल पेरेंट्स। ऐसा लगता है हम लोगों को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि डबल पेरेंट्स, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, अलग अलग दो पेरेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गैमिट्स इन्वॉल्व होनी चाहिए उसके अंदर। अगर गैमिट इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे देखा गया कि अगर पेरेंट की बात करें तो ये पेरेंट सिंगल भी हो सकते हैं, ये पेरेंट डबल भी हो सकते हैं। एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट हैं। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों मेल और फीमेल गैमिट बनाएंगे और गैमिट की प्रेजेंस होगी और गैमिट की प्रेजेंस होते ही दैट रिप्रोडक्शन बिकम अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन समझ में आया। एग्जाम्पल देखा जाए तो मोस्टली, या यूं कहो कि जो भी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स में आप जानते हैं कि एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। प्लांट्स के अंदर आप जानते हैं एंजियोस्पर्म्स सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की चांस सबसे ज़्यादा होती है। थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ प्लांट्स के बारे में। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें 5 किंगडम को बताया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। और जब प्लांट किंगडम को बताया गया था तो प्लांट किंगडम को ग्रुप में बांटा गया था। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, जिसको आप कहते हो अलगी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म। सबसे ज़्यादा डेवलप एंजियोस्पर्म होता है जिसमें कवर्ड फ्रूट आते हैं, कवर्ड सीड आते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर की बात। आप इसको कैरेक्टर्स कह सकते हो, पर्पस कह सकते हो। इसमें कुछ कुछ एडवांटेज भी आ जाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांटेज क्या होती है। आप यूँ भी कह सकते हो इसमें कुछ कुछ पॉइंट वैसे आएंगे जो नीड को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है इसके रीज़न को डिफाइन करेंगे। मैं पहला चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला कैरेक्टर है क्या, किसमें गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कि गैमिट्स आर प्रेजेंट, गैमिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं नोट्स भी बनाते चलेंगे। गैमिट्स आर प्रेजेंट। दूसरा, गैमिट्स प्रेजेंट के साथ साथ पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स रिक्वायर्ड आइदर सिंगल और डबल। आपने सुना होगा एनिमल्स के अंदर, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा भी, हर्माफोरोडाइट कंडीशन। हर्माफोरोडाइट कंडीशन का मतलब होता है कि वो एनिमल जिसके एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट हों, उन्हीं को हम हर्माफोरोडाइट कंडीशन कहते हैं। हर्माफोरोडाइट कंडीशन, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वन बॉडी। एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उनको हम हर्माफोरोडाइट कंडीशन कहते हैं। बट दिस स्टेटमेंट ओनली प्रूव फॉर द एनिमल्स। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, गैमिट्स प्रेजेंट है, बहुत ज़रूरी है गैमिट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पेरेंट्स सिंगल भी हो सकते हैं, पेरेंट्स डबल भी हो सकते हैं। ये स्लो प्रोसेस है। ये जो होता है कंपैरिजन किया जाए अगर ए सेक्सुअल का, तो ये स्लो प्रोसेस होता है एंड मोर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। दोनों बात, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेट में स्लो होता है, ये धीरे धीरे होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और एनर्जी की बात किया जाए तो ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है इन कंपैरिजन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। पहला आपने बात किया गैमेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, दूसरा आपने बात किया कि पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सिंगल और डबल। सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं हर्माफ्रोडाइट, और डबल तो इजीली है जो आप समझते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, मोर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरी बात है, अगर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस कर दिया जाए तो ये कॉस्टली भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा कैरेक्टर या नेक्स्ट कैरेक्टर कह सकते हो कि ये वेरिएशन को काउज करता है। इट काउजेस वेरिएशन बिकॉज इसके अंदर क्रॉसिंग पाया जाता है। मतलब दो डिफरेंट गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने से दो कैरेक्टर फ्यूज करते हैं, और ये दोनों कैरेक्टर फ्यूज करने के बाद नए कैरेक्टर को डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन आगे चल के, वेरिएशन का रिजल्टेंट जो होगा वो इवोल्यूशन होगा।
नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये भी देखेंगे हम कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर लेस इन कंपेरिजन ऑफ एसेक्सुअल। सारा कैरेक्टर जो लिखा जा रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में लिखा जा रहा है। गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, सिंगल और डबल दोनों पेरेंट प्रेजेंट होंगे, स्लो प्रोसेस होगा, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, ये वेरिएशन काउज करेगा। इसमें ऑफस्प्रिंग जो प्रेजेंट होंगे, सॉरी ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो कम नंबर में प्रोड्यूस होंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें पेरेंटल केयर होगा, जिसके कारण ड्यू टू दिस सर्वाइवल चांसेस ऑफ बेबी इज मोर। ध्यान से आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा कि एसेक्सुअल के कंपैरिजन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग ज्यादा दिन तक जिंदा क्यों रहते हैं? उसका रीजन है पेरेंटल केयर। एक तो वेरिएशन होने से उनमें कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और उसके साथ साथ पेरेंटल केयर प्रेजेंट है। और पेरेंटल केयर प्रेजेंट होने के कारण जो सर्वाइवल चांस है, जो सर्वाइवल रेट है बेबी का, ऑफस्प्रिंग का, वो ज़्यादा है। ये मेन कैरेक्टर है ऑफस्प्रिंग। इसके आगे देखते हैं, ये कैरेक्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें आपने गैमेट्स के बारे में देखा, पेरेंट्स के बारे में देखा, उसका रेट देखा, क्या एनर्जी कंजम्पशन है ये देखा, वेरिएशन है, ऑफस्प्रिंग का नंबर कम है, पेरेंटल केयर होने के कारण सर्वाइवल चांसेस जो है वो ज़्यादा है। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले कैरेक्टर्स। इस कैरेक्टर में कुछ एडवांटेज भी है, जैसे वेरिएशन एडवांटेज है, सर्वाइवल चांस ज़्यादा होना एडवांटेज है, स्लो रेट होना, एनर्जी कंज्यूमशन ज़्यादा होना ये डिसएडवांटेज है। और कुछ नीड भी है कि गैमेट का होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट सिंगल और डबल दोनों हो सकते हैं, पेरेंटल केयर भी होना ज़रूरी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है। लिखते भी चलिएगा साथ में। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात नहीं करेंगे, हम स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो आपको मालूम है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है स्टेप वाइज कंप्लीट होता है, धीरे धीरे फेज वाइज कंप्लीट होता है। कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स कंप्लीट होते चले जाते हैं और प्रोसेस फॉरवर्ड होता चला जाता है, आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है, स्टेप्स की बात करेंगे। पहला स्टेप्स इसमें है प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन और तीसरा स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज द मिड पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। से बांटा गया ये देखिए ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स होते हैं और ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और इसी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बात है कि सर गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो फर्टिलाइजेशन है। इसका मतलब कि पहले गैमेट बनेगा तब तो वो फ्यूज करेगा,
जब तक वो गैमिट्स बनता नहीं है तब तक वो फ्यूज नहीं करेगा। गैमिट है ही नहीं तो फ्यूज कौन करेगा। तो अब गैमिट बनने की बात हुई, मतलब फ्यूजन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होगा। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन से पहले है इसलिए प्री वर्ड लगा रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद है इसलिए हम पोस्ट वर्ड लगा रहे हैं। पोस्ट मतलब के बाद, प्री मतलब के पहले, मतलब एक खास प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन के पहले और इस फर्टिलाइजेशन के बाद। इस चैप्टर में विशेष कुछ नहीं पढ़ना है, जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को समझना है कि आखिर फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। गैमेट फॉर्मेशन, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं, ये फर्टिलाइजेशन रह जाएगा, ये बाद का चीज़ है एम्ब्रियोजेनेसिस। ध्यान से समझेंगे, हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट का बनना जरूरी है, इसलिए गैमेट बनेगा। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, गैमेटो मतलब गैमेट, सो वी कैन से गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। The formation of gamete is known as gametogenesis. The fusion of gametes, दो अलग अलग गैमेट्स हैं, वो दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, और इन दोनों के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब दो गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, अब जो ओवम में मेल गैमेट फ्यूज हुआ है, दोनों को प्रोटोप्लाज्म मिल गए हैं, इनको सिंगैमी भी कहते हैं, और जब ये दोनों मिल गए हैं तो प्रोटोप्लाज्म अब एक हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, और फीमेल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म के साथ मेल गैमेट के भी प्रोटोप्लाज्म डेवलप करने लगते हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म डेवलप करके कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं, कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो के बनने को, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। The formation of embryo is known as embryogenesis. Very important, फिर से मैं बता रहा हूं, the formation of gamete is known as gametogenesis, the fusion of gametes is known as fertilization, the formation of embryo is known as embryogenesis, and this is the step by which the sexual reproduction complete. अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे। सर गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो आपने बता दिया, आपने पहले डिस्कस किया था कि गैमेट मेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। प्लांट में मेल गैमेट का नाम पॉलन ग्रेन होता है, प्लांट में फीमेल गैमेट का नाम ओवम होता है, एनिमल में मेल गैमेट का नाम स्पर्म होता है, एनिमल में फीमेल गैमेट का नाम ओवम होता है। सर ये मेल गैमेट का बनना, सर ये फीमेल गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस है। यस, ये गैमेटोजेनेसिस है, लेकिन ये गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है, आखिर ये गैमेट बनते कैसे हैं? तो गैमेट ट्रांसफर इसके बाद होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट बना। अब वो गैमेट बनने के बाद जो फर्टिलाइजिंग साइट होगा, कहीं पे वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होना है, कहीं फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना है, तो जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होना है वहां तक गैमेट को पहुंचाया जाता है, और इसी को कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। दिस इज द माइनर स्टेप। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर पूरी की पूरी बात किया जाए तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ह्यूमन बींग्स का पढ़ाऊंगा तो आपको और इसमें कुछ स्टेप्स पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि और भी कुछ कुछ स्टेप्स हैं। लेकिन जो मेजर स्टेप की बातें चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसका मैं बातें कर रहा हूं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं मेजर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स।
दोनों के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो स्पेशली प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या क्या स्टेप इन तीनों के अलावा हो सकता है, और ह्यूमन बींग्स में इन तीनों के अलावा और भी कितने स्टेप्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं, मैं बता रहा था कि जो गैमेटोजेनेसिस है, आखिर वो गैमेट्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो इसकी चर्चा हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेलेशन आपको उसमें मिलेगा कि आखिर पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, आखिर स्पर्म कैसे बनता है। मियोसाइट सेल होता है, MEIO, मियोसाइट सेल, मियोसाइट, मियो मतलब जिसमें मियोसिस होता हो, साइट मतलब जो सेल हो, तो यही मियोसाइट सेल जो मदर सेल होते हैं, यही सेल डिवाइड कर करके और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम गैमेट कहते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि गैमेट ही एक ऐसा सेल है पूरे वर्ल्ड में जो हैप्लॉइड सेल है। इसके अलावा बाकी जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड हैं। तो जो भी मदर सेल्स होते हैं वो मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं और दैट हैप्लॉइड सेल्स इज कॉल्ड गैमेट। और गैमेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, दो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब बोले तो दो गैमेट का फ्यूजन होना, दो गैमेट का फर्टिलाइजेशन होना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी भी कहलाता है। अब बात रहा कि सर ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ये फर्टिलाइजेशन जो है, ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब हुआ फीमेल बॉडी जो है उस फीमेल बॉडी के बॉडी का outside the female body. When fertilization occur outside the female body, this is known as external fertilization. और जब फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम फर्टिलाइजेशन ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर फर्टिलाइजेशन, एक ही स्पीसीज के दो गैमेट हैं वो फर्टिलाइज कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के दो गैमेट हैं वो दोनों गैमेट फर्टिलाइज कर रहे हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं उसको। ऑटो फर्टिलाइजेशन जो खुद ब खुद होता हो, सिमिलर टाइप से होता हो, ठीक है। लेकिन आपको मेन जो याद रखना है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद रखना है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन याद रखना है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता हो, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर होता हो, ठीक है। फ्रॉग जैसे है, फ्रॉग, स्नेक, ये सब के अंदर वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अपना अपना गैमेट जो है वाटर के अंदर रिलीज करते हैं और एक खास टाइम पे दोनों फ्यूज करते हैं और उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता हुआ देखा होगा। मेल बॉडी जो होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं मेल गैमेट, और फिर वो एक फर्टिलाइजिंग साइट तक जाता है और फर्टिलाइजिंग साइट तक जाने के बाद वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज करता है। और भी हम देखते हैं थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन का, जैसे बोला कि सेम टाइप का गैमेट हो, आइसोगैमी। आइसोगैमी मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन की बात किया जाए तो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और ये फर्टिलाइजेशन का क्लासिफिकेशन देखा जाए कि फर्टिलाइजेशन का क्लासिफिकेशन क्या है, तो अलग अलग बेसिस है। पहला कि गैमेट के साइज शेप पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ गैमेट्स, अगर गैमेट सेम टाइप का है तब आइसोगैमी। पहला आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ सेम शेप गैमेट। दूसरा है एनाइसोगैमी,
फ्यूजन ऑफ डिफरेंट शेप गैमिट। और भी मैंने बात किया कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पे हो रहा है, टेकिंग प्लेस, कहाँ पे हो रहा है आखिर वो फर्टिलाइजेशन, लिखते चलेंगे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। उसकी अगर बात किया जाए तो एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर। ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये फ्रॉग के अंदर मिलेगा, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलेगा। समझे? एक और है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं यहां तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ जो गैमिट ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब एक ही स्पीसीज के बीच होना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब अलग अलग स्पीसीज के बीच होना। मतलब एक गैमिट मतलब स्पीसीज कहने का मतलब ये नहीं कि प्लांट का फ्यूजन किसी दूसरे प्लांट का फ्यूजन से नहीं, वो वैरायटी अलग है या जगह अलग अलग है, दूसरी जगह से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर मोड, किस तरह का ट्रांसफर मोड है, क्या गैमेट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसमें पहला है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात किया जाए तो ये बिटवीन सेम स्पीसीज, इसकी बात किया जाए बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। इसमें क्या होता है कि जो गैमेट डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम अदर प्लेस, और इसमें क्या होता है गैमेट्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर प्लेस। ये एक ही बॉडी पे होगा, सेम बॉडी। आप स्पीसीज के जगह पे बॉडी लिख लो और क्लियरिफाई हो जाओगे। यहां भी बॉडी लिख लो, स्पीसीज का झंझट हटा दो। अगर सेम बॉडी के बीच हो रहा हो, एक प्लांट है और उसी प्लांट के एक जगह से, एक ब्रांच से एक फ्लावर का गैमेट दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, या एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के मेल गैमेट उसी फीमेल गैमेट पर ट्रांसफर हो रहा है, पॉलिनेट हो रहा है, तो वो फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अगर एक प्लांट का गैमेट दूसरे प्लांट के गैमेट पे जा रहा है तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो इस तरह से मैंने 3 बेसिस देखा फर्टिलाइजेशन का, और तीनों बेसिस में आपने दो टाइप देखा, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बात करते हैं हम आगे कुछ टर्म्स की, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। यहाँ के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं
क्वेश्चन बना लीजिएगा आप जाके। कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर वो टर्म समझ में आ गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। और लास्ट में मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि पूरा चैप्टर को कैसे समराइज किया जाएगा। कुछ टर्म्स देखते हैं। टर्म्स में पहला टर्म्स है यूनिसेक्सुअल, दूसरा देखते हैं बाइसेक्सुअल, तीसरा है मोनोसियस, ये प्लांट है, ये फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, चौथा है डायोसियस प्लांट। कुछ टर्म और आपको दिखाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रेस साइकिल, और कुछ और भी टर्म बताएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़े भी होंगे, उसमें देखिएगा एनसीईआरटी जो पढ़े होंगे उसमें क्या होगा कि आपको ऐसा मिलेगा कि कोई प्लांट पूरे लाइफ में एक बार फ्लावरिंग कर रहा है, कोई साल में 2 बार करते हैं। मैंगो, लीची, गुआवा तो साल में 3 बार 4 बार कर जाता है। मैंगो ईयर में 1 बार करते हैं, लीची ईयर में 1 बार करते हैं, बनाना, एक बनाना का प्लांट पूरे लाइफ में 1 ही बार आता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि बम्बू प्लांट जो हैं वो पूरे लाइफ में 1 बार फ्लावरिंग करते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम पे करते हैं। एक और स्पेशल पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एस्ट्रोविलस क्वंथियाना, नीला कुरंजी। वो बोलता है कि 12 साल के बाद फ्लावरिंग करता है, हर 12 साल के बाद वो फ्लावरिंग करेगा। ये कुछ पॉइंट है जो आपको एनसीईआरटी पढ़ के और याद कर लेना होगा। ये ऐसे बता देने से याद रहने वाला नहीं है, ये लाइन लिखना पड़ेगा और लिख के आपको याद करना पड़ेगा। टर्म जो है ये समझने वाला टर्म है। अब लॉन्ग प्लांट कौन होता है, स्मॉल प्लांट कौन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट कौन होता है, ये सब चीज़ क्या याद करने वाला था। लॉन्ग सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल कौन होता है, ये सब याद करने वाला पॉइंट है। ये रहा आपका समझने वाला पॉइंट, कंसेप्चुअल, जिसको टर्म से समझा जाए, रियल जिसमें बायोलॉजी बसता हो। यूनिसेक्सुअल, मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर ही होते हैं। इसलिए प्लांट के अंदर जो सेक्सुअलिटी पहचानना है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी पहचानना है, तो फ्लावर से पहचान में आएगा मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर है। बॉडी आपको मेल बॉडी और फीमेल बॉडी प्लांट के अंदर नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर आप मेल बॉडी और फीमेल बॉडी की बात करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है 2। यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जब किसी फ्लावर के अंदर, याद ये भी रखिएगा कि ये जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वर्ड मैं बोल रहा हूं, ये ओनली फॉर फ्लावर। यू कैन यूज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल वर्ड ओनली फॉर फ्लावर। केवल फ्लावर के लिए आप यूनिसेक्सुअल वर्ड, प्लांट में यूनिसेक्सुअल वर्ड और बाइसेक्सुअल वर्ड केवल फ्लावर के लिए यूज कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब 1, बाई मतलब 2, सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जिस फ्लावर के पास एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, वो चाहे मेल भी हो सकता है, वो चाहे मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। केवल एक ही होगा, जब मेल होगा तो फीमेल नहीं होगा और जब फीमेल होगा तो मेल नहीं होगा। तो अगर केवल मेल और मेल है तो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, केवल फीमेल और फीमेल है फिर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट हो, मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो, तो दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब बात करते हैं कि मेल एस्टेमिना, एस्टेमिनेट,
फीमेल पिस्टिलेट। जो मेल हम फ्लावर पर आएंगे सेकेंड चैप्टर में, उसमें हम बातें करेंगे कि जो मेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, हम क्या क्या कहते हैं। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पर अगर कोई फ्लावर है जिसके अंदर केवल मेल फ्लावर मिल रहा है तो उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल के साथ एक पार्टिकुलर नेम हम देते हैं एस्टेमिनेट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर के अंदर केवल और केवल फीमेल फ्लावर हो तो उसको भी यूनिसेक्सुअल कहते हैं और उसका स्पेशल नेम होता है पिस्टिलेट फ्लावर। बाइसेक्सुअल में कोई स्पेशल नेम नहीं है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, इसलिए उसको केवल बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। मोनोसियस प्लांट की बात करते हैं हम। मोनोसियस, इसका देखिए सबका एग्जाम्पल, अब इसका सबका एग्जाम्पल मैं नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं कि अभी वर्ड आप समझ जाओ, और वर्ड समझने के बाद मैंने अभी बोला था, पिछले क्लास में ही बोला था, अभी पिछला नोट्स थोड़ा बाकी है, उसको और इसको मिला के आपको सीधे एग्जाम्पल वाला जो लर्न करने वाला है उसको सीधे के सीधे नोट्स के फॉर्म में मिलेगा और उसको आप लर्न कीजिएगा। मोनो, मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू। अब कह रहा है ओसियस और प्लांट, मैंने यहाँ फ्लावर नहीं लिखा, यहाँ प्लांट लिखा। मतलब जो मोनोसियस वर्ड है, जो डायोसियस वर्ड है, वो कहीं ना कहीं बॉडी के लिए है, फ्लावर के लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि एक प्लांट बॉडी मोनोसियस, ओसियस बियर करेगा, एक प्लांट बॉडी बियर करेगा किसको, मेल और फीमेल दोनों को। जब एक ही प्लांट मेल बॉडी को भी बियर करे और एक ही प्लांट फीमेल बॉडी को भी बियर करे, मतलब फीमेल स्ट्रक्चर को भी बियर करे, तो फिर वैसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनोसियस। याद रखिएगा, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल ओनली यूज फॉर द फ्लावर, मोनोसियस एंड डायोसियस ओनली यूज फॉर प्लांट बॉडी। जब प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो मोनोसियस वर्ड यूज करते हैं, डायोसियस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो फ्लावर यूज करते हैं। डायोसियस दो, एक प्लांट बॉडी है, इसी पे मेल फ्लावर भी है, इसी पे फीमेल फ्लावर भी है, एक ही प्लांट बॉडी है, वन प्लांट बॉडी, तो इसको हम मोनोसियस प्लांट बॉडी कहेंगे। हमारे पास दो प्लांट बॉडी है, एक मेल है, दूसरा प्लांट बॉडी है, इस पे फीमेल है, अलग अलग है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, इन दोनों प्लांट को हम डायोसियस बोलेंगे। ठीक है, समझे? टर्म्स को समझ लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल, ये एक साइक्लिक चेंज है, ये एक साइक्लिक चेंज है। कब ये चेंजेस शो होता है? ये चेंजेस जो है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी को गेन करते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद वो कुछ साइक्लिक चेंज उनके बॉडी के अंदर होता है और वो ये इंडिकेट करता है कि सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, अब ये बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। तो सेक्सुअली मैच्योर इंडिकेशन को दिखाने के लिए, इंडिकेशन देने के लिए बॉडी जो होती है, फीमेल बॉडी जो होती है, ये चेंजेस शो करती है। ये साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं अकर्स इन फीमेल बॉडी, अकर्स इन फीमेल बॉडी। मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट और नॉन प्राइमेट, साफ साफ एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ देख लीजिएगा। ह्यूमन बींग्स, एप्स, मंकी जो होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। काउज, बफेलो, ये सब जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल पाया जाता है। सब के बारे में पार्टिकुलर चैप्टर जब आएगा तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले, ह्यूमन बॉडी के फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले साइक्लिक चेंज है जो सेक्सुअली मैच्योरिटी को शो करता है। स्ट्रेस साइकिल भी कुछ उसी तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी था वो लगभग खत्म हो गया। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस, एस्टेमिनेट, पिस्टिलेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रेस साइकिल। मैंने लाइफ के फेज भी बताया था, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और एजिंग फेज। जुवेनाइल फेज जब स्टैंड हम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं,
रिप्रोडक्टिव फेज वो एक तरह का सेक्सुअली मैच्योरिटी का फेज होता है, और एडोलसेंस आप ओल्ड एज बोल सकते हो, एडोलसेंस भी बोल सकते हो, मतलब जब हम सेनेसेंस की तरफ जाते हैं, जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, जब हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, उधर एज की तरफ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओल्ड एज फेज। लास्ट टॉपिक, यहाँ के बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ इस चैप्टर के अंदर। मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर एक बार रिकैप करा देता हूँ कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, पूरा एक बार रिकैपिंग करेंगे। आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस रिप्रोडक्शन में आपने डिफिनीशन पढ़ा, और डिफिनीशन के बाद आपने इस रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में बांटने के बाद आपने एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। लिख लेंगे, ये रिकैपिंग पॉइंट है। इसको लिखने के बाद पूरे चैप्टर पे कमांड रहेगा, आपको लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मालूम है कि डिफिनीशन आपने पढ़ा है, मालूम है कैरेक्टर्स आपने पढ़ा है, तो डिफिनीशन कैरेक्टर आपने पढ़ा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ा है। आखिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेट क्या हो सकता है, या कितने टाइप्स के हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे कैसे क्या क्या मोड हो सकता है रिप्रोडक्शन का। इसमें भी 2 चीज़ था, एक प्लांट्स थे और दूसरा एनिमल्स था। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, और दोनों को मिलाकर देखा जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरह का एपोगैमी के फॉर्म में भी पाया जाता है। एपोगैमी में ही आपको पार्थेनोजेनेसिस भी आ जाएगा। आप इसमें वेजिटेटिव प्रोपैगेशन भी देखा था। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में आपने 2 चीज़ देखा था, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अगर इसकी बात किया जाए तो आपने 2 चीज़ देखा था, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल जो नेचर से होता है, अपने आप होता है, और आपने आर्टिफिशियल भी देखा था, जिसमें बहुत सारे तरीके से हम करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जो होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल एक्ट एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब, ये कहाँ पढ़ लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल एक्ट एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम गैमिट की बात करते हैं कि गैमिट काम करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये बात कर रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट वही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सोमैटिक सेल मैंने उस दिन भी बताया था कि सोमैटिक सेल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं, वो सोमैटिक सेल होते हैं, और वो सोमैटिक सेल माइटोसिस डिवीजन करते हैं, और इसीलिए वो एक तरह का रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह काम करते हैं। समझे या नहीं समझे? नेचुरल की भी बात किया जाए तो नेचुरल बाई रूट, शूट और लीव्स, और मैंने बताया भी था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेम पार्ट होता है, शूट पार्ट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आपको बहुत तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। जैसा कि आपने राइजोम पढ़ा था, रनर पढ़ा था, स्टोलन पढ़ा था, बल्ब पढ़ा था, सकड़ पढ़ा था, ठीक है, ये सब वर्ड आपने पढ़ा था। आर्टिफिशियल देखा जाए तो आर्टिफिशियल की ये कटिंग के द्वारा बनता है, लेयरिंग के द्वारा बनता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा बनता है। अब लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का टाइप भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितना से आपको काम हो।
फालतू की चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नेचुरल रूट शूट और लीव्स के द्वारा, आर्टिफिशियल कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा और ग्राफ्टिंग के द्वारा। ये सब प्रोसीजर है, मेथड है, कैसे कैसे आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हो, कैसे कैसे आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, ये कर सकते हो और ये हो सकता है, दोनों बात है। अब इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद हम कुछ एनिमल्स के अंदर देखेंगे कि एनिमल्स में और क्या क्या मिलते हैं। जैसे इस एनिमल्स के अंदर आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा, इसमें आपको बर्डिंग देखने को मिलेगा, प्रोपेग्यूल गैमुल्स, ठीक है, बर्डिंग इसमें भी देखने को मिलेगा क्योंकि फंजाई प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ भी आपको बर्डिंग देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल फंजाई होगा, इसका एग्जाम्पल गैम्यूल होगा, स्पॉन्ज के अंदर मिलेगा, स्पॉन्ज एनिमल है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्यूजन बर्डिंग, और फ्यूजन बर्डिंग के बाद आप फ्रेगमेंटेशन भी ले सकते हो, रीजनरेशन भी ले सकते हो। ये सब है एसेक्सुअल के टाइप। एक चीज़ और देखेंगे आप वो एनिमल के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये तो प्लांट्स के अंदर भी है, एनिमल्स के अंदर है, दोनों को मिला के एक मैं बातें कर रहा हूँ। जो अगर देखा जाए तो दोनों के, इन दोनों के कॉमन बात की करेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको मैंने आपको टिश्यू कल्चर बताया था। पूरा का पूरा टिश्यू कल्चर आपको समझाया था कि कैसे होता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका इधर कंप्लीट हुआ। अगर सेक्सुअल की बात किया जाए तो सेक्सुअल में डिफिनीशन कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद आप इसके स्टेप्स की बात करते हो कि कौन सा स्टेप्स होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप पढ़ते हो, फर्टिलाइजेशन स्टेप पढ़ते हो और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स पढ़ते हो। इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हो, इसको फर्टिलाइजेशन ही कहते हो और इसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हो, ठीक है। नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, आवाज आ जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्फीमिक्सिस कहते हैं। स्टेप में प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और इसके साथ साथ अब मैं बात कर रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ इधर से रिप्रोडक्शन से। अब कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जिसको आपको पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। टर्म्स में आपने क्या क्या पढ़ा, अभी अभी तुरंत पढ़ा, यूनिसेक्सुअल पढ़ा, बाइसेक्सुअल पढ़ा, मोनोसियस पढ़ा, डायोसियस पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रेस साइकिल, फ्लावर ऐड कर दो, इसमें भी फ्लावर ऐड कर दो, ये प्लांट हो जाएगा, ये प्लांट हो जाएगा। और बात कर लेंगे कुछ फ्लावरिंग टाइम पीरियड, फ्लावरिंग टाइम, कब कब फूल खिलेगा, साल में एक बार, साल में दो बार, पूरे लाइफ में एक बार, नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हम कि ये एक ग्राफिकल आपको विजन मिला, ये पूरा का पूरा आप नोट कर लेंगे, ये पढ़ने में आपको हेल्प करेगा कि पूरे चैप्टर को कैसे कवर अप किया जाए, ठीक है। और इस रिप्रोडक्शन में लाइफ स्पैन की भी बात होती है और इस लाइफ स्पैन में लाइफ के फेज की बात होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन के साथ साथ आप यहाँ पे लाइफ फेज भी लिख लो और लाइफ फेज लिखने के बाद यहाँ पे 3 पॉइंट बना लो। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और ओल्ड एज फेज। ये आपका अब कंप्लीट करता है रिप्रोडक्शन। शुरुआती दौर में ही पढ़ेंगे जब आप लाइफ पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन, लाइफ फेज और ये सब रिप्रोडक्शन, टाइप रिप्रोडक्शन का, फिर इस रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ सकते हैं, इसमें क्या आ सकते हैं और कुछ स्पेशल टर्म्स कैसे आ सकते हैं। ये चैप्टर आपका एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन
आपको बीच में एक टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने का, 1-2 क्लास बाद आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को, क्वेश्चन बना लीजिए। फिर एक दिन टाइम दिया जाएगा, डाउट सेशन रहेगा उस दिन, आप अच्छे से आइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, आपके क्वेश्चन को जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।